बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को ड्राइव करना सिखाऊंगा। किस तरह हम इजी तरीके से, वैसे तो उसके कई तरीके हैं इसको ड्राइव करने के, लेकिन मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जो बहुत ही आसान है और सिंपल वे में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन उसको हम ड्राइव करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं? हमने पढ़ा कि हम किसी भी जो मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स के साथ एक वेव एसोसिएट है। उस वेव को स्टडी करने के लिए, उस वेव के बारे में जानने के लिए, उस पार्टिकल के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में जानने के लिए हम वेव फंक्शन को यूज़ करते हैं। बेसिकली जो वेव फंक्शन होता है वो कुछ साई, एक ग्रीक लेटर होता है, इसको हम साई बोलते हैं। इसकी बजाते ख़ुद कोई फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जिस तरह हम क्लासिकल वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिलेशन y इज़ इक्वल टू वाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, जो कि क्लासिकली जो वेव होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो उसका एम्पलीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा उसका फेज़। ये दो चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसी तरह जो हमारे पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के साथ, उसको उसके बारे में जानने के लिए हम वे साई की ज़रूरत पड़ती है। अब ये क्लासिकल अगर मैं बात करता हूँ, इस इक्वेशन के थ्रू मैं अगर एक इक्वेशन में दे दी जाए तो इस इक्वेशन से मैं उस वेव का डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, उसे फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो है, मोमेंटम उस वेव का, वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, उस वेव की डिस्प्लेसमेंट की। इस इक्वेशन के ज़रिए से मैं वेलोसिटी अगर निकालना चाहूँ वो निकाल सकता हूँ डेरिवेटिव लेके। उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ वो भी मैं निकाल सकता हूँ। उसके बाद मोमेंटम को हम निकाल सकते हैं। एनर्जी जो उनसी हैं उनको हम निकाल सकते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब ये है कि ये जो हमारे पास क्लासिकल इक्वेशन है किसी भी वेव की इक्वेशन, जिसके अंदर हमारे डिस्प्लेसमेंट इक्वल है एम्पलीट्यूड और फेज़ के साथ, क्योंकि हमें किसी भी वेव को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्प्लेसमेंट के साथ एम्पलीट्यूड की और फेज़ की ज़रूरत पड़ती है। और इस इक्वेशन की मदद से हम उस वेव की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, मोमेंटम भी निकाल सकते हैं और एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अगर मैं अब क्वांटम की बात करता हूँ तो क्वांटम के अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करने के बाद हमें जो फंक्शन मिलता है वो वेव फंक्शन मिलता है, जिसको मैं साई से रिप्रेजेंट किया। और फिर इस साई के साथ हम जितनी भी किसी वेव के साथ, किसी जो पार्टिकल है उसके साथ जो वेव एसोसिएट है, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे मिल सकती है, उसकी पोजीशन के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में, उसके मोमेंटम के बारे में, हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये वेव फंक्शन बजाते ख़ुद जो है वो उसकी कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन 1926 के अंदर मैक्स बॉर्न ने ये कहा कि जो वेव फंक्शन है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं वेव फंक्शन के साथ, मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, वेव फंक्शन और फिर उसी वेव फंक्शन का हम कॉन्जुगेट लें और इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास एक रियल नंबर आता है और इसकी फिज़िकल सिग्निफिकेंस भी होती है। फिज़िकल सिग्निफिकेंस, इसको हम कहते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का क्या मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की, अगर मैं एक्स एक्सिस के अलांग बात करता हूँ तो एक्स एक्सिस के अलांग किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, इस तरह से, अगर ये अलांग एक्स एक्सिस की मैं बात करता हूँ तो एक्स एक्सिस के अलांग जो अगर इलेक्ट्रॉन हमें जो ग्राफ मिलता है, अगर हम इसका इस इक्वेशन का वेव इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रा अगर करते हैं तो इस किस्म का अगर हमें मिले तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, सेंटर में इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद कम होती जा रही है, कम होती, ज़ीरो नहीं है, इधर भी उससे कम और यहाँ पे आके इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। यानी कि पार्टिकल जो है वो इस रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पाए जाने की यहाँ पे ज़्यादा है और एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो उसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी मौजूद है। और जिस पॉइंट के ऊपर जाके ये हमारा ग्राफ इस लाइन के साथ टच कर जाता है तो यह इस पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। तो मैक्स बॉर्न ने यह बताया कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसी के जो वेव फंक्शन जो हम हासिल होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद,
उसको हम उसका कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर उस पार्टिकल के उस रीजन के अंदर एक्स एक्सिस के अंदर, या अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूँ, उस बॉक्स की बात करूँ, उस बॉक्स के अंदर अगर उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है जिस रीजन के अंदर, तो मैं कहूँगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है कि यहाँ पे वो पार्टिकल मौजूद है। अगर वो पार्टिकल मौजूद ही नहीं है तो उसकी फिर प्रोबेबिलिटी मेरे पास 0 होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और जो ये 1 वाली कंडीशन है कि पार्टिकल के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है कि इस रीजन के, यहाँ पे कह लें हमारा ये वो रीजन है जहाँ पे इस सारे रीजन के अंदर इस पार्टिकल की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है कि यहाँ पे पाया जा सकता है। लेकिन जब इस रीजन या इस पॉइंट के ऊपर इसकी प्रोबेबिलिटी 0, यानी कि इस रीजन के अंदर इसकी बिल्कुल भी इम्कानात नहीं है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं, जो हमें वेव फंक्शन मिलता है, तो हम उस वेव फंक्शन की मदद से, उस वेव फंक्शन को सॉल्व करते हुए हम उससे बाकी इन्फॉर्मेशन, पोजीशन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, उसकी एनर्जीज़ के बारे में वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, अब हम अपने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, डेल स्क्वायर साइज इक्वल टू है 1/v स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर साई और करली टी का स्क्वायर। तो जो इक्वेशन मैंने लिखी है जनरल इक्वेशन है, डिफरेंट जो कि जनरल वेव इक्वेशन है इन डिफरेंशियल फॉर्म, कि जो वेव इक्वेशन है उसके डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर मैंने ये इक्वेशन लिखी है कि डेल स्क्वायर साइज इक्वल टू है 1/v स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर फाई ओवर करली टी का स्क्वायर। इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को हमने हासिल कैसे किया, इसको हमने जो हमारे पास क्लासिकल वेव इक्वेशन और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की जो इक्वेशन मिली थी उसको हमने सॉल्व करते हुए इस इक्वेशन को हमने फाइंड आउट किया। अगर मैं अब इसके पैरामीटर्स लिख लूँ, यानी कि जो डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर मेरे पास होता है करली स्क्वायर और करली एक्स का स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर और करली वाई का स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर और करली जेड का स्क्वायर, जो कि ये मेरे पास 3D के अंदर इसकी वैल्यू है। और अगर मैं 1D की बात करूँ तो जाहिर सी बात है, मैं एक्स की अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात करूँगा तो एक्स की वैल्यू ले लूँगा, अगर वाई एक्सिस की बात करूँगा तो अलॉन्ग वाई ले लूँगा, और जेड एक्सिस की बात करूँगा तो सिर्फ जेड की बात करूँगा, ओनली वन डायरेक्शन, वन डायमेंशन में। तो डेल स्क्वायर, उसके बाद साई, हमारे पास डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर फाई ओवर करली टी का स्क्वायर। इसमें हमने करना है क्या, सबसे पहले हम लोग करली स्क्वायर फाई ओवर करली टी का स्क्वायर हमने मालूम करना है। फाई क्या है, फाई इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमने निकालना है। सोल्यूशन सेट कैसे होता है, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हम उसके रूट्स निकालते हैं, यानी कि जो उसकी कोई भी पॉसिबल उसकी वैल्यूज़ होती हैं वो हम निकाल देते हैं। तो इसी तरह जो पॉसिबल वैल्यू है इस इक्वेशन को अगर हम करें, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को हम हल करते हैं, हल करने के बाद जो हमें इसका पॉसिबल जो सोल्यूशन नज़र आएगा वो सोल्यूशन हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, फाई इंटू एक्स वाई जेड इंटू टी इज़ इक्वल टू है साई ई की पावर अयोटा ओमेगा टी के। साई इंटू एक्स वाई जी टी इज इक्वल टू साई भी फिर हमारे पास एक्स वाई जी टी का ही होगा और ई की पावर अयोटा ओमेगा टी। अच्छा, तो फाई हमारे पास स्पेस और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरह हमारा जो वेव फंक्शन साई वो भी स्पेस और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। ये हमारा सोल्यूशन है जो कि पॉसिबल सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, ये पॉसिबल सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। ये साथ एक्स वाई जेड और टी आ रहा है, ये एक्स वाई जेड टी इस साई के साथ भी एक्स वाई जेड और टी आएगा अगर हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं। और अगर मैं 1 डायमेंशन की बात करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ फाई एक्स कामा टी इज़ इक्वल टू है साई एक्स कामा टी इंटू ई की पावर अयोटा ओमेगा टी। ये इस जो वेव इक्वेशन है, जनरल वेव इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म है, उसका हमने एक सोल्यूशन पॉसिबल सोल्यूशन ले लिया। अब इस इक्वेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो करली स्क्वायर फाई, हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर फाई ओवर करली टी का स्क्वायर। तो जो हमारे पास फाई है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट से। तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेते, करली फाई ओवर करली टी इज इक्वल टू, इधर भी करली ओवर करली टी इंटू साई, मैं इसको थोड़ा शार्ट करने लगा अयोटा ओमेगा टी की फॉर्म में। तो यहाँ से मैं डेरिवेटिव लूँगा, साई मेरे पास कांस्टेंट है, इसी को वैसे का वैसे लगा देंगे। और जब भी ई की पावर में जो उसका डेरिवेटिव हम लेंगे, ई की पावर अयोटा ओमेगा टी, एक दफ़ा तो वैसे ही आ जाएगा और फिर उसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव, और टी का डेरिवेटिव 1 बनेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम टी ले रहे तो अयोटा ओमेगा बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमें डबल डेरिवेटिव लेना, अब दोबारा मैं इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ले लेता हूँ इस तरह से,
तो ये करली ओवर करली टी का स्क्वायर बन जाएगा इंटू साई ई की पावर अयोटा ओमेगा टी इंटू अयोटा ओमेगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे साई भी कांस्टेंट, अयोटा ओमेगा भी कांस्टेंट। अब सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव जो अप्लाई होगा वो ई की पावर अयोटा ओमेगा टी के ऊपर अप्लाई होगा। तो पहले तो सेम आ जाएगा क्योंकि ई की पावर में है, एंटी लॉग की फॉर्म में है, और फिर इसकी पावर का अयोटा ओमेगा, तो ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। इसको मैं इकट्ठा करता हूँ तो ये बनता है साई इंटू ई की पावर अयोटा ओमेगा टी, ई की पावर अयोटा ओमेगा टी, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा और ओमेगा वैसे का वैसे। तो ये जो हमारे पास बनती है माइनस ओमेगा ई की पावर अयोटा ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब ये जो है साई इंटू ई पावर अयोटा ओमेगा टी, साई इंटू ई पावर अयोटा ओमेगा टी, ये मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है, फाई के। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ फाई इंटू माइनस का ओमेगा इज इक्वल टू करली स्क्वायर फाई ओवर करली टी का स्क्वायर। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है। जो मेरे पास सॉल्यूशन निकला करली स्क्वायर फाई ओवर करली टी का स्क्वायर इज इक्वल टू -फाई इंटू ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में। अब ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और ओमेगा का जो हमारे पास फार्मूला है 2 पाई इंटू एफ, ये फार्मूला होता है। तो अगर मैं एफ़ की जगह पे सी बटा लैम्डा होता है उसको वी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच एफ और एच सी बटा लैम्डा, और इस सी को मैं कर देता हूँ वी से रिप्रेजेंट। तो ये मेरे पास बनेगा वी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा, कुछ इस तरह से। अब मैं ये ओमेगा की वैल्यू पुट करने लगा हूँ अपनी इस इक्वेशन के अंदर। तो ये मेरे पास बनती है करली स्क्वायर फाई और करली टी का स्क्वायर इज इक्वल टू -फाई इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह पे 2 पाई वी ओवर लैम्डा का होल स्क्वायर। इस तरह से मेरे पास इक्वेशन बन जाती है। अब मैं -5 बाहर कांस्टेंट है, बाहर रहने देता हूँ, 2 पाई इंटू वी ओवर लैम्डा, इसको मैं अगर स्क्वायर ले लूँ वी स्क्वायर ओवर लैम्डा का स्क्वायर, इसका मैं अलग कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब तो यहाँ से लैम्डा की हमारे पास वैल्यू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। तो यहाँ पे मैं लैम्डा की अगर वैल्यू पुट कर दूँ तो ये इक्वेशन मेरे पास बनती है -5 इंटू 2 पाई का होल का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर और एच ओवर पी। लैम्डा की जगह पे एच ओवर पी आएगा तो ये एच का स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इस तरह से। अब -5 वैसे का वैसे ही 2 पाई ओवर एच, इसको मैं बटे में इसको ले आऊँ तो ये बनता है वी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर ओवर ये बन जाएगा एच ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर। मैंने क्या कि ये जो 2 पाई का स्क्वायर है इसको एच स्क्वायर के बटे में ले गया, तो एच ओवर 2 पाई मेरे पास है, ये एच ओवर 2 पाई बनता है, एच ओवर 2 पाई इज इक्वल टू एच कट के इक्वल। तो यहाँ पे मैं एच कट की वैल्यू लगा देता हूँ, ये बनेगा -5 इंटू वी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर ओवर एच कट का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो मेरे पास जो वैल्यू बनती है वो ये बन जाती है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू निकली डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल टी की। अब इस वैल्यू को मैं पुट करने लगा हूँ इस इक्वेशन नंबर 1 में, लिख लेते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 में। तो ये बनेगी डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 ओवर वी का स्क्वायर इंटू माइनस का फाई वी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर ओवर एच कट का स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू बचती है पी स्क्वायर ओवर एच कट का स्क्वायर इंटू माइनस का फाई, ये चीज़ मेरे पास बनती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको मैं लिख लेता हूँ कि डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर ओवर एच कट का स्क्वायर इंटू फाई,
इस तरह से। ये मैंने वैल्यू लिख लिया। अब मैं पी की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे। जो पी की वैल्यू, पी हमारे पास मोमेंटम होता है, तो माइनस का पी की वैल्यू एम स्क्र वी स्क्र, क्योंकि मोमेंटम एम वी के इक्वल आता है, और साई वैसे का वैसे ही। अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई डेल स्क्र फाई की इस चीज़ के इक्वल आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, एम वी स्क्र की वैल्यू पुट करते हैं। कंसीडर कर लेते जो हमारा पार्टिकल था, कंसीडर पार्टिकल जो हम यूज़ कर रहे थे इसके एसोसिएट, वेव एसोसिएट इसके साथ, उसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम डेफिनेटली mv होगा। तो उसकी जो काइनेटिक टोटल एनर्जी होगी, देन टोटल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल इज, टोटल एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी का टोटल सम होता है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैं वी नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पोटेंशियल है, कोई ना कोई पोटेंशियल है वी नॉट के इक्वल है, तो मैं ई माइनस वी नॉट ऐसे कर लेता हूँ, इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर, और साथ ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, तो इधर ला के मैं इसको टू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जो मैंने वैल्यू लेके आनी है वो एम स्क्वायर वी स्क्वायर की लेके आनी है, तो हमारे पास एम वी स्क्वायर है, तो दोनों साइड पे मैं एम से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो एम से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब मेरे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे मैं ये पुट कर देता हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 2 में, तो मेरे पास बनता है डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे 2m ई माइनस वी नॉट और एच कट का स्क्वायर इंटू साई, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को उठा के इस साइड पे अगर ले आऊँ तो डेल स्क्वायर साई ये प्लस हो जाएगी 2m और एच कट का स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नॉट, और सारे के साथ हमारा फाई आ जाएगा इज इक्वल टू 0 है। मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम हल कर रहे थे, करली स्क्वायर फाई ओवर डेल स्क्वायर फाई हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है। अब डेल स्क्वायर फाई हमारे पास है ये करली स्क्वायर फाई ओवर करली एक्स का स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच कट का स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नॉट इंटू फाई इज इक्वल टू 0 है। ये मैंने वन डायमेंशन की इक्वेशन की बात की है कि पार्टिकल हमारा ओनली वन डायरेक्शन जो कि एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो उसके लिए मैंने फिर करली एक्स के रिस्पेक्ट से लिख दिया मैंने, और यही हमारी जो इक्वेशन है यही हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको नेक्स्ट थोड़ा सा हम देख लेते हैं, मज़ीद हल कर लेते हैं। इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ यहाँ पे करली स्क्वायर फाई ओवर करली एक्स का स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच कट का स्क्वायर इंटू ई माइनस 2m ओवर एच कट का स्क्वायर इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, इस इक्वेशन में जो कि हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हुए हमें वेव फंक्शन मिल सकता है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, किस तरह से कि ई वाले को मैं अलग कर लेता हूँ और बाकी रख वैल्यू को मैं एक साइड पे अगर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या बनेगा। इसको मैं ऐसे करता हूँ कि करली स्क्वायर फाई ओवर करली एक्स का स्क्वायर, ये जो हमारे पास कॉमन था इसको मैं कॉमन ही रख देता हूँ, ऐसे कर देते हैं माइनस वी नॉट, तो इज इक्वल टू माइनस 2m ओवर एच कट का स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नॉट के। मैंने कुछ इसको दोबारा अपनी रिवर्स उसी फॉर्म में ले गई। अब ये जो 2m ओवर एच कट का स्क्वायर मैं उसको इस साइड पे ला के मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये उलट जाएगी रकम, ऐसे बन जाएगी माइनस एच कट का स्क्वायर ओवर 2m इंटू करली स्क्वायर फाई ओवर करली एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी नॉट सारे का फाई। कुछ इस तरह से
इक्वेशन बनती है। मैं एनर्जी वाली रकम को एक साइड पर ले लेता हूँ और बाकी पोटेंशियल को दूसरी साइड पर अगर ले जाऊँ तो माइनस एच कट का स्क्वायर ओवर 2m इंटू करली स्क्वायर ओवर करली एक्स का स्क्वायर, ये माइनस का वी नॉट साथ फाई इज इक्वल टू ई का फाई। अब इस तरह से मैंने क्या किया, ये ई वाली रकम उधर रहने दी और बाकी को उठा के जब मैं इस तरफ लेके आया हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, क्योंकि माइनस है, माइनस जब इधर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो सा ये फंक्शन है मेरा, ये इतनी वाली वैल्यू, इसको मैं किसी नंबर h से रिप्रेजेंट करता हूँ, एच फाई इज़ इक्वल टू ई का फाई। अब ये इक्वेशन हमारे पास है, इसको मैंने h से रिप्रेजेंट किया। h हमारे पास जो होता है वो बेसिकली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, ये किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी जो टोटल एनर्जी है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो बेसिकली जैसे हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या मैक्सवेल की जो इक्वेशंस थी, वो किसी भी पार्टिकल के बारे में अगर हम उसका फ्यूचर जानना चाहें, उसके बारे में उसके जो एस्पेक्ट है उस पार्टिकल्स की, उसको निकाल सकते हैं। तो जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसके अगर हम किसी वेव फंक्शन, श्रोडिंगर वेव फंक्शन है, इसकी मदद से हम किसी भी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है या वो पार्टिकल है उसके बारे में, उसके वेव फंक्शन के बारे में बता सकते हैं कि उसका वेव फंक्शन क्या है, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसके वेव फंक्शन के बारे में बताती है। उसके बाद क्वांटम नंबर के बारे में बताती है, जो उनसे हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर वगैरह, उनके बारे में बताती है। उसके बाद जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बारे में, एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल्स है उनके बारे में ये बताती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी लेक्चर की। अगर आपको कहीं से ना समझ आई हो या कोई मसला हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।